हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, इससे पहले आता है एटॉमिक फिजिक्स जिसमें एटम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और ये न्यूक्लियस के बारे में रहेगा, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अगर पहले पढ़ना चाहते हो इसको पहले पढ़ लो। ठीक है, तो हम इसको पहले कर रहे हैं। ओके, अब जो टर्म है थोड़ा ध्यान से बिल्कुल देखना है, उसको याद रखना है। ओके, तो पहला जो आता है वो है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU का मतलब क्या होता है कि C12 का एक एटम ले लो, उसका 1/12 कर दो, तो C12 में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, और एटम मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इस सब के बराबर नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है इनके सामने इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है। इसका मतलब कि 1/12 करेंगे तो इसमें ही मतलब ये AMU किसका है, 12 प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 12 या 12 न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि इन दोनों का मास बिल्कुल सेम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो ये जो 1 AMU है ना, वो देखो नियरली इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 AMU का मतलब ये हुआ 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब जो न्यूक्लियस होता है ना ये जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में जो अंदर में प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन। अब जैसे ये सिंबल हुआ किसी न्यूक्लियस का, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास, मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है कि इसके पास Z प्रोटॉन्स है। अगर ये एटम तुम ले रहा है तो Z प्रोटॉन Z इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस ले रहा है तो सिर्फ Z प्रोटॉन। ठीक है, और ये A क्या दिखा रहा है, न्यूक्लियॉन इसके पास कितना है, A जो है वो दिखा रहा है कितना न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जैसे मान लो 10 और 4 लिखे हैं, तो 4 क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, और 10 - 4 6 क्या है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। और दोनों को ऐड कर दो तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे। अब जैसे तुमको इस एग्जांपल में तुमको लिखाना कितना, तो 57 प्रोटॉन्स और 115 - 57, 43 + 15 कितना आ जाएगा, 43 + 15, ये भी तो 58 आ जाएगा। हाँ, 58 न्यूट्रॉन्स। ये क्लियर हुआ। न्यूक्लियॉन कितना है टोटल, 115, 57 प्रोटॉन, 115 न्यूट्रॉन। अब आइसोटोप्स क्या होता है, वो न्यूक्लियस जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे ये हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है 92 92 92, मास नंबर अलग है, तो इसको आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट जेड होगा। ये देखो। आइसोटोन्स क्या होता है, ए भी डिफरेंट जेड भी डिफरेंट, लेकिन A - Z सेम होगा। A - Z सेम मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम होगा। तो देख लो एग्जांपल। ओके, तो सब में कुछ ना कुछ है कि एक में A सेम है, एक में Z सेम है, एक में A - Z सेम है। ओके, हाँ। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकले, अगर मान लो आइसोटोप्स है, जैसे मान लो 75.4% क्लोरीन ऐसा है जिसका मास 94.98 है, 24.6% क्लोरीन ऐसा है जिसका मास 36.98 है। तो एवरेज हम क्या लें, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बाई 100, तो ये आ जाता है 35.5। ठीक है, ऐसे निकलता है एवरेज आइसोटोप्स का अगर गिवन है। जैसे मान लो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसका तुमको निकालना है, अगर मास दिया एवरेज कितना ले हाइड्रोजन का, वो सारा तो आइसोटोप्स है। तो परसेंटेज इंटू मास प्लस परसेंटेज इंटू मास प्लस परसेंटेज इंटू मास डिवाइडेड बाई 100 कर दो। ठीक है, अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये हमको याद रखना है, R = R0 A⁻⁴ 1 A यहाँ पे क्या है तुमको पता है, ये है मास नंबर। ओके, अच्छा, R0 का वैल्यू फिक्स है 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टो क्या होता है, 10⁻12 को बोलते हैं। ओके, 1.2 × 10⁻12। एक मिनट -12 होता है कि 15 होता है, एक बार इसको देख लेना, फेम्टो को 12 होता है कि 15 होता है, आई गेस 12 ही सही है। ठीक है,
जैसे मान लो जिसका मास नंबर 27 है किसी न्यूक्लियस, इसका निकालना है, तो यहाँ 27 पावर 1/3 इंटू R0, तो ये रेडियस आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस देखो क्या हो जाएगा इस न्यूक्लियस का, तो इसका पहले हम लोग क्या, ये पूरा कोर है, ये न्यूक्लियस है ऐसा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा ये। अब इसका जो मास है वो मान लो इसमें AMU, टोटल कितना न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें कितना है A, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन अगर लेगा तो उसका मास 1 AMU होता है, तो इसका टोटल मास क्या है AMU, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू R3, और उस R को, वो रेडियस हमको पता है ना इतना है, तो उसको पुट करो तो क्या हो जाएगा R0³ हो जाएगा और A हो जाएगा ऐसा, ये R³ अगर निकालेंगे वही हम यहाँ पे पुट किए, तो ये A और ये A कट गया, तो मास नंबर के इंडिपेंडेंट आ गया ना, देखो ध्यान से, ये क्या आ गया 3mu डिवाइडेड बाई 4 पाई R0³, mu का वैल्यू पुट कर दो, R0 का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया डेंसिटी, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तुम इस डेंसिटी का वैल्यू देखो, ये इतना ज़्यादा है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर का भी एक क्यूब ले लेना तो उसका मास कितना रहेगा देखो 2.3 इंटू 10⁻11 kg, मतलब उसको उठाने के लिए पता नहीं वो उठ भी पाएगा कि नहीं, इतना ज़्यादा मशीन, मतलब इतना ज़्यादा मास है इसका, ठीक है, मतलब करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 जीरो तो करोड़ में रहता है, यहाँ पे देखो ये, ओके। तो इतना डेंस होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब अगर हम किसी चीज़ को उठा पा रहे तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा, अगर इतना बड़ा एटम है तो एकदम छोटा सा न्यूक्लियस होता होगा, अगर ज़्यादा बड़ा ले लिए तो उसका मास तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और क्या याद रखना है कि मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है, ओके, तो ये फॉर्मूला है यहाँ से, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अगर हम एक mu को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना एनर्जी मिलेगा, तो E = mc² करो, तो ये मास 1 AMU हम ले रहे हैं, तो इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 c²। अच्छा, ये आता है जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको अगर हटा दे तो ये जूल में आता, ठीक है। अच्छा, ये कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतना जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तो डिवाइड कर देंगे, ओके, तो ये आ जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर डेल्टा एम जो, मतलब 1 AMU को अगर हम कन्वर्ट करें एनर्जी में ना, तो इतना एनर्जी हमको मिलेगा, ओके। अब ये जो टॉपिक है, ये यहाँ से एक मेजर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि कोर होगा इस न्यूक्लियर फिजिक्स का। मेंस में क्वेश्चन आते रहता है, एडवांस में आते रहता है, तुम पेपर उठा के देख लो, तो ये अच्छे से समझना है, मास, डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या है ना, कोई एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारा न्यूक्लियॉन्स ऐसा करके, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि अब तुम ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये तो अभी एक जगह है, मतलब एक्यूमुलेटेड है यहाँ पे पूरा, तुम क्या चाह रहा है कि इसको पकड़ के सबको हम अलग अलग कर दें एकदम डिस्टेंस, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने में, सेपरेट करने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वही है बाइंडिंग एनर्जी। किसी न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, कि उनका एक दूसरे से कोई लिंकेज ना हो, कोई फोर्स ना लगे, इतना दूर लेके जाना है, तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो तुमको समझना है, जैसे मान लो ये लॉजिक, यहाँ पे जो लॉजिक समझना है, यहीं से क्या हुआ ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर बॉम्ब, सब का आइडिया आया था। तो बेसिक समझो, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है और ये सिंपल लॉ ऑफ नेचर पे वर्क कर रहा है, जैसे मान लो इसमें 7-8 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, अभी स्टेबल था, अब हम 8 को पकड़ के अलग अलग कर दिए ऐसा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ा, मान लो हम 10 जूल का वर्क किए ये करने के लिए। अब हम इसको छोड़ के अपना काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा मान लो कि तुम कहीं और गया और फिर से ये 8 मिलके फिर से बन गया न्यूक्लियस, ठीक है। तुम इसको छोड़ा तो फिर से इन लोग वापस किसी तरह आया और फिर से इन लोग ये बन गया। तो इस बार क्या होगा, जब तुम इसको तोड़ा तो तुमको 10 जूल देना पड़ा, और जब ये बना ना तो ये बना हुआ ज़्यादा स्टेबल बना, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि कोई भी स्टेबल चीज़ क्या होता है, एनर्जी उसका कम होता है। तो यहाँ से एक एनर्जी हमको मिलेगा और एग्जैक्टली इक्वल होगा, जितना तुमको सेपरेट करने में तुम दिया ना उतना ही ये बनने टाइम तुमको दे देगा। तो ये जो बाहर एनर्जी आया वो 10 जूल आया। समझ आ रहा है, हम लोग तोड़ने में कितना दिए, 10 जूल।
तो अगर वो फिर से बना तो हमको वापस मिल जाएगा 10 जूल। तो एक तरह से ये भी तो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है ना, देखो। और ये दोनों ही बाइंडिंग एनर्जी है, ये दोनों को बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि सेम ही है ना। तो अब क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई न्यूक्लियस है तो इसका न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में जो एनर्जी लग रहा है वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, या वो सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स अगर मिलकर न्यूक्लियस बना दिया तो वो एक एनर्जी हम लोग को देगा, वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, दोनों सेम होगा। तो बात आया कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी आ कहाँ से रहा है, तो इसी रिलेशन से वो आता है। देखो अब वो क्या लॉजिक है, अब यहाँ पे तुम ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेपरेटेड हम बनाए, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूट्रॉन्स बनाए, ये mn रेड वाला, और ये ब्लू वाला देखो 7 है, 7 प्रोटॉन बनाए। तो यहाँ पे जो मास होगा वो कितना होगा, 7 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होगा। अब ये मान लो कंबाइन होकर ये न्यूक्लियस फॉर्म किया, इसमें गिन लो, हम जान के भाई सेम ड्रॉ किए हैं। तो इसमें भी क्या है 8 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, लेकिन जो सबसे अजीब चीज़ सामने आया ना कि इसका मास टोटल का और इसका मास सेम नहीं था, उसमें एक डिफरेंस आया था। क्यों? क्योंकि अब हमको ये जब ये मिला, जब ये मिल के ये बना रहा है तो हमको एनर्जी दे रहा है ना, तो वो एनर्जी के लिए अपना थोड़ा सा मास को कंट्रीब्यूट कर देगा, इधर बोलेगा कि थोड़ा सा मास सबको ही दो, तो वो मास को हम लोग क्या करते हैं एनर्जी में भेज देते हैं। तो सब में से थोड़ा थोड़ा मास, अब जो भी होगा हम तो वो समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा मास ये सारे मिलके अपना कम किया, और वही डेल्टा एम जो होता है मास डिफेक्ट होता है कि इंडिविजुअल जब वो न्यूक्लियॉन्स रहेगा और जब वो कंबाइन होगा, तो कंबाइन तो स्टेबल है, स्टेबल मतलब इसको एनर्जी बाहर देना पड़ेगा, और वो एनर्जी लेता कहाँ है, एक डेल्टा एम अगर इसको दे दो तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से यहाँ से हमको एनर्जी आता है। तो किसका मास कम होना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट का, इसका ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एकदम एग्जाम्पल एकदम बहुत आसान सा, इसका मान लो 10 kg है, ठीक है, और इसका मान लो है 9.9 kg, तो 0.1 kg कहाँ गया, 0.1 kg बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो तुमको अब यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी आना चाहिए कि वेयर डेल्टा एम, ये जो बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है ना वो डेल्टा एम से आया, और डेल्टा एम है क्या, डिफरेंस इन separated nucleus mass and the mass of the stable nucleus. Delta m is the difference between the total mass of the separated nucleus and the mass of the stable nucleus. देखो यहाँ ध्यान से, ये चीज़ डेल्टा एम क्या है, सेपरेटेड वाले का ज़्यादा होगा, तो 7 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस का मास। क्या क्लियर है ये लिख लो पॉज करके अच्छे से, क्वेश्चन करते हैं। आई गेस इसमें क्लैरिटी आया, ठीक है। अच्छा जनरल, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं एक्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये एक्स नहीं होगा, अगर मान लो ये न्यूक्लियस बन रहा है तो इसमें कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बताओ, इस वाले न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है ना, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो सेपरेट अगर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, A माइनस Z न्यूट्रॉन और Z प्रोटॉन, तो ये मिलता, तो इसका मास ज़्यादा होता, और माइनस ये न्यूक्लियस का कर दो और इंटू सी स्क्वायर, तो ये बस वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, इसको मास डिफेक्ट बोलेंगे। अब स्टेबिलिटी का कुछ बात करते हैं, जो कि बहुत ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, तुम लोग को भी शुरू में लगेगा। अब जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन इसमें इतना है, प्रोटॉन इतना है, इसका बाइंडिंग एनर्जी इतना है, प्रोटॉन इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, बाइंडिंग एनर्जी इतना है, ठीक है। हम बस इतना, तुमको नीचे कुछ नहीं देखना है, ऑनेस्टली इसको थोड़ा सा पढ़ाई करो, नीचे देखना ही नहीं है, इतना डेटा गिवन है, हम पूछ रहे कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो तुम बोलेगा सर जो ज़्यादा एनर्जी दिया वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एनर्जी कौन दे रहा, 150 ए वाला, तो तुम्हारे ख्याल से आंसर होना चाहिए ए, जो ज़्यादा एनर्जी मेरे को दिया इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसका एनर्जी उतना कम हो गया, जितना एनर्जी कम उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो कि ये 150 जो दे रहा है इसके लिए 15 न्यूक्लियॉन्स, देखो इसमें कितना है 15 न्यूक्लियॉन्स है ना, ऐड करो, तो 15 न्यूक्लियॉन्स को जब तुम सेपरेट कर रहा है पूरा तो 150 आया, और यहाँ पे 10 न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करें तो 12, तो पर न्यूक्लियॉन कितना बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है, मतलब क्या कि इस न्यूक्लियस से हम एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालें तो हमको कितना देना पड़ेगा, तो 150 हमको 15 के लिए देना पड़ा, तो एक के लिए 10 देना पड़ेगा, और यहाँ 120 हमको 10 के लिए देना पड़ा, तो एक के लिए 12 देना पड़ेगा,
तो अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, इसमें एक को निकालेगा तो तुमको ज़्यादा वर्क, मतलब इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ जा रहा है, इसमें 12 इसमें 10, तो स्टेबल ये हुआ ना ज़्यादा। जैसे मान लो सेम चीज़ एकदम सोचो कि यहाँ पे 15 लोग पिकनिक गया, ठीक है, और कितना लेके गया, 150 तो छोड़ दो, थोड़ा सा ज़्यादा, या 150 के कर दो, 150,000 रुपीज़ लेके, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, चलो चलेगा। और यहाँ पे 10 लोग गया और इनके पास है 120 के। अब हम तुमको बोले किसका पिकनिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पैसा देख के नहीं करेंगे, पर हेड उनके पास कितना पैसा है, समझ आ रहा है, पर हेड इसके पास कितना, यहाँ पे पर हेड 12,000 है, ठीक है, और यहाँ पे पर हेड 10,000 है, तो कौन ज़्यादा अच्छे से पिकनिक मनाएगा, 12K वाला, ठीक है। अब बोला सर हम पिकनिक जा रहे हैं 100 रुपये लेके और एक तो पिकनिक जा रहा है 1000 रुपये लेके, ठीक है। अब बोले कौन ज़्यादा अच्छा पिकनिक, बोलिए 1000 में कितना लोग हैं, 500 लोग जा रहे हैं, और 100 में सिर्फ 10 लोग जा रहा है, तो लॉजिक लगा पर हेड जिसका ज़्यादा हुआ वो ज़्यादा स्टेबल, वो ज़्यादा एंजॉय करेगा, ठीक है। तो आई होप बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी। लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रही है सारा। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो एटॉमिक मास इसका गिवन है, एटॉमिक मास मतलब इलेक्ट्रॉन भी है उसमें, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब पहले हमको इसका मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा ना, तो न्यूक्लियस में क्या करेंगे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है यार, न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लियस है और साइड में बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा का मास गिवन है ना, तो अगर हम पूरे का मास में 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे तो हमको न्यूक्लियस का मिल गया, हम लोग बात न्यूक्लियस का कर रहे हैं ना, इसलिए हम ये किए। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है ना, तो दिस माइनस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो हमको मिल गया मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आया मास ऑफ न्यूक्लियस। अब डेल्टा एम कैसे, इसमें कितना प्रोटॉन 8, कितना न्यूट्रॉन 8, तो जब उसको हम सेपरेट कर देंगे पूरा तो मेरे पास जो मास आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस में डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को डेल्टा एम बोलेंगे, कर दो ये इतना आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा दिस, अच्छा हाँ ये चीज़ यूज़ करना है कि एक एमयू को कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बुक में 931 भी दिया, वो भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को बाइंडिंग एनर्जी इतना मिला पर न्यूक्लियन, इसके पास कितना न्यूक्लियन है 16 है ना, तो कर दो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय 16, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया 7.96, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है, देखो जल्दी जल्दी कैलकुलेट ये सारा क्वेश्चन लिखो और आराम से पहले सॉल्व करो, ओके। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, कंबाइन टू फॉर्म अ दिस न्यूक्लियस द एटॉमिक, तो क्या हुआ 3 न्यूक्लियस हीलियम का, क्या बनाया C। अब इसमें एनर्जी आया है, तो एनर्जी एक तरह का डेल्टा एम का फॉर्म ही तो है ना, यहाँ पे डेल्टा एम, तो किसका मास ज़्यादा होगा, इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो इसका हीलियम मतलब न्यूक्लियस का मास कर लो, डेल्टा एम क्या हो जाएगा, इधर का मास माइनस इधर का मास, तो जो बचा होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा 3 ऑफ हीलियम न्यूक्लियस का मास माइनस इसका मास। अब C12 एटम में 1/12 को 1 AMU बोले तो पूरा C12 एटम का मास तो 12 AMU तो हो जाएगा ना, सोचो 1/12 मास ऑफ C12 एटम 1 AMU था, तो C12 एटम क्या हो जाएगा 12 AMU, तो माइनस करो इतना है, दिस इनटू ये आ जाएगा, क्लियर है। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस जो बना है वो ऐसा करके है। अब इसमें क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो इसको सेपरेट कर दे तो ऐसा बन जाएगा, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कैसा है, इसका सेपरेटेड का मास क्या हो जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस इस न्यूक्लियस का मास, यही तो डेल्टा एम हो गया ना, यही तो डेल्टा एम हुआ, वही चीज़ हम किए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम इतना आया, इनटू 931.5 करो या 931, इतना आंसर आ गया, कुछ तो टफ नहीं है, डेल्टा एम निकाला से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस क्लोरीन इज इतना, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, पर न्यूक्लियन नहीं गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट गिवन है,
ठीक है। फाइंड इट्स एटॉमिक मास इफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड दैट ऑफ अ न्यूट्रॉन इज दिस। देखो ध्यान से, तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल इंडिविजुअल मास निकाल लेंगे कि अगर इस भाई का न्यूक्लियन को और मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर लें तो कितना मास देगा। तो 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 न्यूट्रॉन इतना आया। ये क्या है, ये इंडिविजुअल मास है, ठीक है। तो जो यहाँ सेपरेटेड मास होगा वो किसके बराबर होगा, इधर न्यूक्लियस का मास प्लस डेल्टा एम। तो हम सेपरेटेड निकाल लिए और हम क्या करेंगे, डेल्टा एम निकालेंगे, तब हमको न्यूक्लियस का मिल जाएगा ना। तो डेल्टा एम कैसे निकलेगा, देखो ये जो E इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाते हैं तो E किस में रहता है। अब देखो 298 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है, तो क्या तुम निकाल सकता है डेल्टा एम कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो 298 डेल्टा एम और यहाँ मिलता है 931.5, ऐसा करते हैं तो डेल्टा एम यहाँ से आ जाएगा। देखो डेल्टा एम निकलो ऐसा करके, डेल्टा एम ये आ गया। इतना का डिफेक्ट है, ये टोटल था, इतना का डिफेक्ट आया, तो दिस माइनस दिस ही तो न्यूक्लियस का मास होगा ना। देखो इस क्वेश्चन को खुद से करो, ये छोड़ दो, पहले लॉजिक लगाओ कि कैसे प्रोसीड करेंगे और कैसे कहाँ तक ख़त्म करेंगे, तभी समझ आएगा ये। ठीक है, आसान होगा। तो आई होप आ गया होगा, पॉज करके एक बार ट्राई करो। हाँ, ये जो ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो BEN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ है। तो ये ग्राफ जब देखा गया ना तो ऐसा बिल्कुल ऐसा आपको याद रखना है, 3 पीक गया और फिर ऐसा कर्व होके फिर ये नीचे आया। और इस ग्राफ से बहुत सारा कंक्लूजन है। पहला सबसे स्टेबल जो न्यूक्लियस है वो है आयरन का Fe56, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा, हम यही तो बताए थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, हीलियम है, इधर कार्बन है, नाइट्रोजन, मतलब इधर जा रहे तो मास नंबर बढ़ते जा रहा है ना, सल्फर आया ऐसा, फिर Pb यूरेनियम सारा इधर है, तो ये ऐसा आया। तो ये चीज़ कंक्लूजन, द ग्रेटेस्ट BN इज 8.75, ये जो इसका होता है आयरन का। ठीक है, देयरफॉर इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। आफ्टर आयरन द ग्राफ फॉल्स ग्रेजुअली अप टू यूरेनियम, और यूरेनियम का कितना आया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं से कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आया है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब क्या होता है बोलो। फ्यूजन मतलब होता है 2 ऐड हो जाता है और मिलके एक बड़ा सा कुछ, ये 2 अनस्टेबल न्यूक्लियस मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है A, ये B, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 3, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2, न्यूक्लियंस इसमें टोटल 5 है, इसमें 4 है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस बनाया है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 6। अब ये तो हम सॉल्व किए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं और हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को बताओ कि इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू न्यूक्लियन, मतलब यहाँ से अगर हम एक न्यूक्लियन को खींचे बाहर तो 3 देना पड़ रहा है, तो 5 को खींचने के लिए 15 देना पड़ेगा। तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी आया वो 15 आया है, इसका कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अच्छा इसमें न्यूक्लियन कितना होगा, टोटल कितना न्यूक्लियन होगा बताओ। 9 होगा, 5 इसके पास है, 4 इसके पास है, दोनों मिला तो 9 ही तो होगा ना न्यूक्लियन। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना आया 6 × 9 54। अब तुम ध्यान से इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिखने वाले हैं, देखो। ओके, ये चीज़ अभी रुक जाओ। हाँ, ये बाइंडिंग एनर्जी हम लिख लें। कैसे आया तुमको क्लियर हुआ, दिस इंटू दिस, और ये 6 और न्यूक्लियन तो इन दोनों का एडिशन ही होगा ना, क्योंकि ये जब बन रहा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ऐड हो जाएगा बस। अब सोचो कि ये दोनों मिलके जब ये बना तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो हम कैसे सोचते हैं कि मान लो ये जो है अभी इसमें है, ये सेपरेट हो गया ऐसा, तो ये 15 हमको देना पड़ेगा ना। मान लो हम इसको से वांटेडली तोड़ रहे हैं इसको, ठीक है, तो हम 15 इसको दे दिए तो ये टूट गया, क्योंकि वही तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है। उसको हम 8 दे दिए, वो भी टूट गया,
8 दे दिए। अब जब ये न्यूक्लियन आपस में एक दूसरे को मिला, नॉन न्यूक्लियन, तो इन लोग सोचा कि अब हम ए और बी ना बन के सी बन जाएं। इन लोग क्या सोचा कि अब वापस से हम 5 कंबाइन होकर 4 कंबाइन होकर ए बी ना बने, हम डायरेक्टली सी बन जाएं। तो जब ये सी बनेगा ना, तो कितना एनर्जी ये रिलीज करेगा, क्योंकि अब ये बनने वाला है, तोड़ेंगे तो हम देंगे, वो बनेगा तो हमको देगा। तो कितना दे रहा है? 54। ध्यान से देखो इसका, अगर ऐसा न्यूक्लियस तुम किसी तरह बना पा रहे हो तो तुमको 54 एनर्जी मिलेगा। तो हम दिए कितना? 15 और 8 23, हमको मिला कितना? 54। तो मस्त डील है कि नहीं? सोचो, दिए 23, मिला 54। तो तुमको क्या करना है ना, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला न्यूक्लियस तुमको किसी तरह, ये इन लोग खुद ही स्टेबल है ना ये ज़्यादा, तो इसलिए ये दोनों फ्यूज़ होता है, इधर उसको मिल जाता है और ये बनाता है, तो एनर्जी रिलीज होता है। तो ये फिजिबल रिएक्शन है, फिजिबल है। देखो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा? 31। ओके, उसी तरह एक बार ट्राई करो, इसके नीचे वाले को सॉल्व करो। देखो ये ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि नहीं? रुक जाओ यार, ये ए प्लस बी प्लस सी देख क्या रहा था? अच्छा हाँ, ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये दे रहा। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 3 ए का, बी का 2.5, सी का है 2, और जो बन रहा है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 2.8। तो ये बनेगा कि नहीं अब तुमको बताना है। तो तुम निकालो, तुम इसको पूरा सबका बाइंडिंग एनर्जी लिख लो। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू न्यूक्लियन, इसका 12, इसका 25, इसका 30, और ये अगर बनेगा, अच्छा इसके पास कितना न्यूक्लियन आएगा? सबको ऐड कर दो, 10 + 4 + 15 29, और इंटू इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो 29 इंटू 2.8 81.2। तो हमको कितना देना पड़ा? 12 + 25 + 30 एंड आई एम गेटिंग 81.2। तो ऐड कर लो ना यार, 30 + 25 55 + 12 67 and it is 81.2। तो 81.2 - 67, you will get 14.2। तो फिजिबल है, वी आर गेटिंग ना। अगर हमको एनर्जी ना मिले तो वो नॉन फिजिबल हो जाएगा। ओके हाँ, तो ये देखो, फॉर फ्यूजन रिएक्शन टू बी फिजिबल, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि नीचे वाला, मतलब जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, अगर वो मिलके कुछ ऐसा न्यूक्लियस बना रहा है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा, तब ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला छोटा छोटा न्यूक्लियस मिलके ये वाला बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ न्यूक्लियस जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले से ज़्यादा है और ये दोनों मिलके इधर का कुछ न्यूक्लियस बना दिया, क्योंकि मास नंबर तो ऐड ही होगा, तो ये कभी भी फिजिबल नहीं हो सकता है। हमको क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना ही है, तभी तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ना। तुमको तोड़ना भी है, तुमको एनर्जी लेना भी है, तो तुम ज़्यादा एनर्जी कब लेगा? जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट है फिजन का। फिजन में क्या होता है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक होता है 2 में। ठीक है, इसमें भी हम लोग करवाते हैं, जैसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब देखेंगे। ठीक है, मतलब ये पहले से अनस्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक्साइट कराते हैं, तो ये क्या होता है? ब्रेक कर जाता है इसमें और इसमें। ठीक है, अब इसका मस्त एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन उसको बाद में देंगे। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइम। देखो अब ये जो है, ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसका मान लो N60 है न्यूक्लियॉन्स, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है। ठीक है, अब ये टूटा किस में? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4.5 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5, और इसमें 40 गया, इसमें 60 गया। तो फिजिबल है कि नहीं है? सॉल्व कर लो ना। ये जब टूटा होगा, ये जब टूटा होगा, मतलब हम लोग तोड़े होंगे, मान लो हम लोग तोड़ रहे हैं, तो हम लोग कितना एनर्जी देंगे? 240 दिस इंटू दिस। जब ये बना तो हमको दिया 90 और ये दिया 200, तो 200 + 90 290, और हम दिए 240, तो 50 मेरे को मिला ना। तो फ्यूजन में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इधर का ब्रेक होके इधर जाएगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्यूजन में 2 मिल के इधर जा रहा होगा, और फ्यूजन में इधर मिल के इधर जाएगा, और फिजन में क्या होगा? इधर वाला टूट के इधर जाएगा। मतलब चाह क्या रहा है कि इस रीजन में जाना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना, तो स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब यार कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग थोड़ा बनाओ। देखो
ये मतलब ऐसा ऐसा आते रहता है। ये मास नंबर का इधर है और ये BN का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये ग्राफ ऐसा करके एज्यूम कर लिया जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। अब इस रिएक्शन के लिए कितना एनर्जी रिलीज होगा, Z जब टूट के X और Y बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, अब मेरा आंसर देखो, Z को हम लोग को तोड़ना है। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, E1। कितना न्यूक्लियन है, N1। तो हमको देना कितना पड़ेगा, E1 N1। E1 N1 इसका बाइंडिंग एनर्जी हुआ, देखो E1 N1। Y जब बनेगा तो कितना देगा, E2 N2। X जब बनेगा तो कितना देगा, E3 N3। तो हमको मिला क्या क्या, ये हमको मिला है और ये हमको देना पड़ा है। तो टोटल हमको कितना मिला, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो एनर्जी रिलीज यही हो गया, यही तो हो गया आंसर। देखो यही होगा आंसर। क्लियर, इसको सॉल्व करो, आंसर हम लिख दिए। देखो ये जो है ये दिस प्लस कुछ एनर्जी, ए एनर्जी हमको निकालना है। अब एक्स का बाइंडिंग, ए और बी और एक्स तीनों का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है तो पहले बाइंडिंग एनर्जी लिख लो। तो इसके नीचे ही में 200 न्यूक्लियन है, 200 इंटू 7.4। यार हम नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 200 इंटू 7.4 मिलेगा नहीं बाइंडिंग एनर्जी। ए का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, 110 इंटू 8.2। बी का कितना हो जाएगा, 90 इंटू 8.2। ठीक है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, वो एनर्जी रिलीज। क्योंकि इतना तुम पहले देगा तब तो ये टूटेगा ना, और जब ये बनेगा तो तुमको देगा ये। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज इतना। अच्छा, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये तो तुम लोग को देखना ही नहीं है भाई, रुक जा 1 मिनट, ये तो मेरे को हटाने दो, इसको भी ले लो। हाँ कट। चलो ये क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वो ग्राफ है। ये P जो है इसका मास नंबर 50 है, Q का 100। मास नंबर क्या, न्यूक्लियन कितना है उसके पास, और ये 150। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर P Q R। अब P प्लस P अगर Q बन रहा है, तुमको बस बताना है किस में एनर्जी रिलीज होगा, किस में नहीं होगा, और किसका डेटा इनसफिशिएंट है। पहले पॉज करो और सॉल्व करो। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। P प्लस P अगर Q दे रहा है, मतलब P 2 ठो P मिला और तुमको Q दिया, तो तुम कितना एनर्जी दिया भाई, तुम इसको कितना एनर्जी दिया, 2 P को तुमको तोड़ना है, तो 50P प्लस 50P तो तुम दिया है, तुमको कितना मिलेगा, Q बनेगा, तो 100 इंटू Q ये मिला। तो इतना तुमको मिला, इतना तुम दिया, तो कैसे सोचेंगे, 100Q माइनस 100P। तो 100 अगर कॉमन ले तो Q माइनस P तो पॉजिटिव आ रहा है ना। देखो ये Q है, ये P, Q माइनस P पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। सिमिलरली सोचो P प्लस P प्लस P इक्वल्स टू R। तो 3 P को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ जाएगा, 50P प्लस 50P प्लस 50P। तो 150P हम दिए और R जब बनेगा तो कितना देगा, 150 इंटू R। तो 150 R तुमको मिला और तुम इतना दिया, तो 150 अगर कॉमन लिए तो R माइनस P, ये भी फिजिबल। अच्छा, P प्लस R इक्वल्स टू 2Q। तो P को ब्रेक करने के लिए हम कितना दिए, 50P। R को ब्रेक करने के लिए कितना दिए, 150R और 2Q, 2 ठो Q मिला। एक Q बनेगा तो हमको 100Q मिलेगा, और एक और बना तो हमको 100Q मिलेगा। अब ये फिजिबल होगा कि नहीं, ये देखना है मेरे को। ठीक है, तो इसमें 200Q इधर है ना, तो इसको ब्रेक कर लो, 50Q प्लस 150Q ऐसा कर लो, माइनस 50P प्लस 150R। अब 50 को एक साइड रखो और 150 को एक साइड। तो अगर हम 50 रखें तो Q माइनस P, 50 अगर यहाँ पे हम रखें तो कितना आ जाएगा, Q माइनस P। ठीक है, और प्लस 150 अगर रखें तो कितना आ जाएगा, Q माइनस R। ओके, अब देखो Q माइनस P पॉजिटिव, लेकिन अच्छा Q माइनस P भी पॉजिटिव है, Q माइनस R भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव, ये भी फिजिबल। P प्लस Q इक्वल्स टू R, तुम सोचो क्या होगा, P प्लस Q इक्वल्स टू R। पहले मेरे को इसमें पेस्ट करने दे, मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं वो मेरे को
हाँ, आंसर सारा ही मेरे का सही आया। देखो ये एनर्जी रिलीज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। हाँ, फोर्थ वाला जो है ना, पी प्लस क्यू, तो तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? पी को तोड़ो 50p, क्यू को तोड़ो 100q, तो 50p प्लस 100, इतना तो तुम्हारा लगा और तुमको कितना मिला? 150r। तो दिस माइनस दिस, देखो क्या, अब ये 150 को तोड़ लो 100 और 50 में, तो 150 में तोड़ के ऐसा कॉमन लिया तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा, तो ये पता ही नहीं चला ना, तो वो इनसफिशिएंट डेटा अगर हमको कुछ रिलेशन दे दे पी क्यू आर में, तब हम बता सकते हैं कि फिजिबल होगा कि नहीं। तो ठीक है, ये आंसर क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ये दोनों, ठीक है, और ये भी खुद से ट्राई करो। डाउट है तो फिर पूछना, कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज एनर्जी, तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और फिर इसका आंसर ये दोनों है, बी और डी। ये तुम्हारे लिए सारा वर्क टाइप का दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये दोनों दिमाग लगाओ, ये आईटी जेई का, ये जेई मेंस का, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन जेई मेंस का। ये तुम देखो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, समझ आ जाएगा। ये देखो लिखो और इसको सॉल्व, इतना से पता है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, फिजन फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये वाला पार्ट एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप ये समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।